Class 10th CBSE Board Poem 1 Dust of Snow. About the poem and the poet. This poem has been composed by Robert Frost. Robert Frost ने ये पोएम लिखी है. Robert Frost is known as a poet of nature. Robert Frost को नेचर की पोएट के रूप में भी जाना जाता है. इस पोएम में you will see the love of poet for nature. इस कविता में आप कवि का नेचर के लिए प्यार देखेंगे कि किस तरह से नेचर के कांटेक्ट में आने से उनका मूड बदल जाता है. वो पहले रिग्रेट मूड में थे और बाद में बिकॉज ऑफ नेचर उनका मूड चेंज हो जाता है और वो अपने बचे हुए दिन के हिस्से को यूटिलाइज कर पाते हैं. He was in a regret mood, but with the contact of the nature, his mood changes and he utilizes the remaining part of the day. Please keep a pencil in your hand and make notes wherever necessary. अपने हाथ में पेंसिल रखें और जहाँ पर भी कोई नोट इम्पॉर्टेंट हो तो लिख लें. अगर कोई वर्ड मीनिंग है तो वो भी बुक पर ही लिख लें. इन दिस पोएम पोएट इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. इस पोएम में पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं और वो रिग्रेट मूड में होते हैं. वो पछतावे के मूड में होते हैं. वो खुश नहीं होते हैं और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है और वो कौवा कुछ मूवमेंट करता है और उस कौवे के मूवमेंट से डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो के गिरने से पोएट का मूड चेंज हो जाता है. पोएट पहले रिग्रेट मूड में थे और उनका मूड चेंज होने से वो अपने दिन के बचे हुए हिस्से को यूटिलाइज कर लेते हैं. अपने दिन के बचे हुए हिस्से को बचा लेते हैं जो कि दिन का कुछ हिस्सा उन्होंने पहले खो दिया था जब वो रिग्रेट मूड में थे. बच्चों, कौवे के मूवमेंट से डस्ट पार्टिकल्स डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है. इससे पता चलता है कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ छाई हुई है. One thing is important. This is not clear in the poem कि पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पोएम पढ़ने से ये पता नहीं चलता कि पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं या बैठे हैं. हम मान लेते हैं कि वो बैठे हुए हैं. First, I read the poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Children, you will take care of each line and each word. Then you would be able to answer all the questions based on the lines. बच्चों, आप हर लाइन और हर वर्ड का ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप में इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो पोएम लाइंस पर बेस्ड होगा और एनी अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम. और कोई भी क्वेश्चन जो पोएम पर बेस्ड होगा उसका आंसर दे पाएंगे. फर्स्ट, आई रीड द पोएम. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Please take care of the lines and words. The way का मतलब है जिस तरह से. A crow, एक कौवे ने. shook down का मतलब है गिराई. on me, मेरे ऊपर. जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराई. क्या? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. क्या गिराई?
डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराए। कहाँ से गिराए? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। आई सम अप दीज लाइन्स, जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई। डस्ट ऑफ स्नो को हम बर्फ का पाउडर भी कह सकते हैं हिंदी में। वर्ड मीनिंग, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक ट्री होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं और जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ट्यूड। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, जब उस कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई, उससे क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा दिल बदल गया और मेरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया। कौन सा हिस्सा बचाया? ऑफ अ डे आई हैड रूड, ऑफ अ डे दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। आई हैड रूड, आई हैड रूड का मतलब है जो मैंने पछतावे में खो दिया था। आई सम अप द लाइन्स। बर्फ के कण गिरने से, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से मेरा हार्ट बदल गया और मेरा मूड भी बदल गया, और मैंने दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, जिस दिन के कुछ हिस्से को मैंने अपने रिग्रेट मूड में खो दिया था। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। चिल्ड्रन, फर्स्ट 2 वर्ड्स देखेंगे। द वे, इससे पता चलता है कि द वे का मतलब है जिस तरह से, मतलब है कि पोएट को बर्फ के कणों का गिरना ही पसंद नहीं आया, बल्कि जिस तरह से उस कौवे ने बर्फ के कणों को गिराया, वो तरीका भी पोएट को पसंद आया। आई एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The poet speaks and says that the way, in a manner, in that a crow shook down on me, a crow who was sitting on the hemlock tree shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way, the style, the manner in which a crow shook down on me some dust particles from the hemlock tree has given a change to my heart and has given a change to my mood. And because of this change, I saved some part of the day that I had ruled earlier because of my regret mood. As my mood was good, so I was able to utilize the remaining part of the day. I had already ruled some part of the day because of my regret mood. Important point, बच्चों, कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और उसके मूवमेंट से पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरते हैं। दिस शोज कि हेमलॉक ट्री पर बर्फ छाई हुई है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द पोएट वॉज इन रिग्रेट मूड। ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि पोएट रिग्रेट मूड में थे, उनका मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद उनका मूड चेंज हुआ और वो दिन के हिस्से को यूटिलाइज कर सके, दिन के हिस्से को बचा सके। बचाने का मतलब है यूटिलाइज करना। नाउ राइमी स्कीम ऑफ द पोएम। फर्स्ट 4 लाइन्स वी सी फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट 4 लाइन्स में हम फर्स्ट लाइन देखते हैं और थर्ड लाइन देखते हैं। द लास्ट वर्ड्स आर क्रो, स्नो। दोनों की साउंड एक सी है। इनको हम मार्क करते हैं A
A। अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन। सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड मी, फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड ट्री। दोनों की साउंड मिलती हुई है। इनको हम मार्क करते हैं बी बी। So the rhyme scheme of the first four lines is A B A B. Rhyme scheme of the second stanza. First line last word heart. Third line last word part. दोनों की साउंड मिलती जुलती है। हम इनको मार्क करते हैं C C. Now second line last word mood. फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड रूड। दोनों की साउंड मिलती हुई है। इनको हम मार्क करते हैं डी डी। सो द राइम स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टेंजा इज सी डी सी डी। फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम। फिफ्थ लाइन हैज गिवन बाय हार्ट। दिस इज alliteration because the sound of H and H is repeated. Has and heart. जब किसी लेटर की साउंड रिपीट होती है तो वहां पर alliteration फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट वी फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच एंड saved some part. Saved and some. The sound of S is repeated. So in this line the figure of speech is alliteration. Dust of snow. Dust of snow is metaphor because dust has been compared to snow indirectly. जहाँ पर indirect comparison होता है वहाँ पर figure of speech metaphor होती है। Hope you have understood the poem very well. Subscribe the channel for the next lesson.